अपनी यात्रा को हम इंडियन एसोसिएशन से आगे बढ़ाते हुए आज मद्रास महाजन सभा से स्टार्ट करेंगे, जिसकी स्थापना 1884 में 1600 मई को हुई थी। जी, आप सब लोगों का स्वागत है। मैं किंशुक शर्मा स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के इतिहास वाले पोर्शन में आप लोगों को राष्ट्रवाद के उदय की सत्र में लेकर चल रहा हूँ। जी, सबसे पहले जो आज हमें देखना है वो है मद्रास महाजन सभा। आइएगा। और क्योंकि पिछले सत्र तक हमने बहुत अच्छे से इंडियन एसोसिएशन और किस प्रकार से उसका डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित होता है कांग्रेस की स्थापना के साथ, हमने वो देख लिया था। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना वर्ष है, तारीख है, वो है 16 मई 1884। याद रखिएगा, 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हम लोग देखते हैं। इसका जो स्थापना स्थान है मद्रास महाजन सभा का, वो स्वाभाविक मद्रास है। जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, पी राघवाचारी इसके संस्थापक सदस्य थे मद्रास महाजन सभा के। और इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो दिसंबर के लास्ट में हुआ था, 29 दिसंबर 1884 से लेकर 2 जनवरी 1885 तक। अच्छा, इस संस्था की जो सबसे बड़ी बात थी वो उसमें ये मांग पर्सनली स्पेशली की गई थी कि विधान परिषदों का विस्तार किया जाए और उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। तो इसकी जो स्थापना है 16 मई 1884 को, और इसकी स्थापना कहाँ पर हो रही है याद रखिएगा, मद्रास में। जो संस्थापक हैं इस संस्था के, आनंद चार्लू है, राघवाचारी है, सी सुब्रमण्यम अय्यर साहब, पी आनंद चार्लू, याद रखिएगा बेहद महत्वपूर्ण यह भी सदस्य हैं, पी आनंद चार्लू एवं पी राघवाचारी। पी राघवाचारी इस संस्था के संस्थापक सदस्य हैं। अब इसका जो प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ है, जिसको हमने कहा है मद्रास महाजन सभा, इस संस्था का प्रथम अधिवेशन हो रहा है 29 दिसंबर 1884 से लेकर 2 जनवरी, याद रखिएगा 2 जनवरी 1885 तक। और ये जो स्थापना स्थान है इस प्रथम अधिवेशन का वो है मद्रास। इसके अंदर जो प्रमुख मांग हो, जैसा मैंने कहा कि विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, और इसमें यह भी कहा गया कि जो न्यायपालिका है, जुडिशियरी इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, इन संस्थाओं का भी पृथक्करण किया जाए। तो ये मांग भी अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण मांग है। इनकी जो प्रमुख मांगे थी, इनकी जो प्रमुख गतिविधियां थी, इनमें पहली जो मांग है बेहद इंपॉर्टेंट है कि विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। पहली बात तो ये निकलकर सामने आ रही है, विधान परिषदों का विस्तार करके उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। याद रखिएगा, उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। एक तो ये मांग हो गई। दूसरी मांग ये हो गई कि साहब न्यायपालिका, अब जब आप इस तरह का अध्ययन करते हैं तो याद रखना ये एक एक लाइन है जो प्रश्न के रूप में हमें फिर परेशान करती हैं कि किस प्रकार से किस संस्था की क्या प्रमुख डिमांड थी। न्यायपालिका एवं राजस्व एकत्रित करने वाली संस्थाओं का पृथक्करण किया जाए। न्यायपालिका एवं राजस्व एकत्रित करने वाली संस्थाओं का पृथक्करण किया जाए। याद रखिएगा, संस्थाओं का सेपरेशन यानी कि पृथक्करण किया जाए। ये प्रमुख मांगे थी मद्रास महाजन सभा का।
उम्मीद करता हूँ 16 मई 1884 को ये संस्था अस्तित्व में आई, काफी महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने बखूबी इसको समझ भी लिया है। अगली जो संस्था है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसने ये मांग की थी कि आईसीएस सिविल सेवा जो सर्विसेज हैं इनकी परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी किया जाए। 31 जनवरी 1885 को ये संस्था अस्तित्व में आती है। याद रखिएगा, संस्था है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है सर। ये संस्था इसकी जो स्थापना हो रही है, पक्की बात है, बॉम्बे में इसकी स्थापना होगी 31 जनवरी 1885 को। कहां पर ये संस्था स्थापित हो रही है? बॉम्बे में। अब फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी ये इसके संस्थापक सदस्य थे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, एवं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब ये इसके संस्थापक सदस्य थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यदि मैं फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब के बारे में बताना चाहूँ आप लोगों को, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह मेहता को बंबई का बेताज बादशाह भी कहा गया है। अब आप देखना कितना महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आएगा। फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का बेताज बादशाह भी कहा गया है, जबकि बेताज बादशाह के नाम से आप लोग जानते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी प्रसिद्ध थे। और यदि मैं बदरुद्दीन तैयब जी की बात करूं तो फिर इनके संदर्भ में तो जो चीज निकल कर आएगी वो और महत्वपूर्ण है। ये 1887 मद्रास कांग्रेस के मद्रास कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने गए हैं। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने गए हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। आई थिंक यहां तक बात समझ आ चुकी है। बॉम्बे का बेताज बादशाह जाना गया है, कौन? तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये नाम हमारे सामने आता है फिरोज शाह मेहता। जबकि इसी संदर्भ में आपको मैं और क्लियर कर दूं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाना गया है भारत का बेताज बादशाह। भारत का बेताज बादशाह। अब आप यहां पर इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये दो नाम फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग तो अपनी जगह पर है, बदरुद्दीन तैयब। अब इस संस्था की डिमांड्स क्या क्या थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, और इसने महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किया? इस संस्था ने पहली प्रमुख मांग रखी कि सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की राहें खोली जाए और भारत में भी आईसीएस परीक्षा की मांग उठाई। तो याद रखना इसकी प्रमुख डिमांड्स क्या क्या हैं। इसने कहा कि आईसीएस परीक्षा में भारतीयों की नियुक्ति को
लेकर। एक तो इसकी ये मांग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी बात जो आपने कही वो क्या थी कि आईसीएस परीक्षा का आयोजन, आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत में भी किया जाए। आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत में भी किया जाए, ये महत्वपूर्ण था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के द्वारा, जबकि आप लोग पढ़ चुके कि पहली बार जिस संस्था ने, राजनीतिक संगठन ने आईसीएस या भारतीय जानपद सेवा में या सिविल सेवा में ये जो संपूर्ण प्रणाली थी उसमें सुधार की मांग उठाई, वो मांग उठाई गई थी इंडियन एसोसिएशन के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाली संस्था। देख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट लगाकर मैं यहां पर लिख देता हूं। भारतीय सिविल सेवा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर, में सुधार की सेवा की मांग को लेकर भारतीय जानपद सेवा आंदोलन, जिस संस्था के द्वारा चलाया गया था, वो संस्था आप लोग जानते हैं वो संस्था है इंडियन एसोसिएशन। और आप लोग तो बेहतर जानते हैं कि इस हेतु इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की थी जन समर्थन प्राप्त करने के लिए। उन्होंने युवाओं का समर्थन बेहद प्राप्त हुआ, शिक्षित भारतीय वर्ग का। और फिर उन्होंने एक ज्ञापन मांग पत्र तैयार करके बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर वकील लाल मोहन घोष के द्वारा वो ज्ञापन इंग्लैंड भेजा था। आज तमाम भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में कांग्रेस की स्थापना से पहले तक जितनी भी संस्थाएं थी, राजनीतिक संगठन थे, वो मैंने पूरे कर दिए हैं। अब मैं कांग्रेस की का संगठन मतलब कांग्रेस की स्थापना की बात करूं उसके पहले नेताओं की कुछ उपाधियां हैं, उन्हें आप क्लियर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं, इनकी उपाधियां हम देखते हैं, उन्हें एक सिलसिलेवार तरीके से दिया, आप लोग यहाँ पर देख लेंगे तो शायद आपके लिए परीक्षा में आसान रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में। देखिएगा, दादा भाई नौरोजी के की उपाधियां आप लोग जानते हैं। भारत का ग्लैडस्टोन, भारत का ग्लैडस्टोन बोला गया है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भारत का मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी बोला गया है, मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी पुकारा गया है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भारत का मतलब द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में पुकारा गया है। भारत के वयोवृद्ध नेता यानी कि दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी पुकारा गया है। किसे? दादा भाई नौरोजी को। भारत की आशा, द प्रोमिसेस ऑफ इंडिया, इन्हें पुकारा गया है सर एल्स्कन पेरी के द्वारा। लॉर्ड सैलिसबरी ने इन्हें ब्लैक मैन कहा है, भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा गया है।
अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा गया है। और तो और फादर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी पुकारा गया है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह, दादा भाई नौरोजी को याद रखना, फादर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंपॉर्टेंट है, यह भी पुकारा गया है। इन्हें भारत की आशा यानी कि द प्रोमिसेस ऑफ इंडिया भी पुकारा गया है दादा भाई नौरोजी को। भारत की आशा यानी कि दी प्रोमिसेस ऑफ इंडिया, और ये किसने पुकारा है? सर अर्स्किन पेरी के द्वारा। इन्हें ब्लैकमैन पुकारा गया है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया पुकारा गया है। दादा भाई नौरोजी को याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड मिलते हैं। ब्लैकमैन ये पुकारा गया है लॉर्ड सैलिसबरी के द्वारा। अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी पुकारा गया है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी कई सारी उपाधियों की शुरुआत में आपने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि दादा भाई नौरोजी की ख्याति फिर उसी रूप में होती चली गई। इसी प्रकार से एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करता है हमारे यहाँ पर राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय को भारत में राजनीतिक आंदोलनों का जनक पुकारा गया है। आइएगा इनकी उपाधियां भी देखिएगा। एक और हमारे सामने महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधारक राष्ट्रवादी नेता के रूप में सामने आते हैं राजाराम मोहन राय। याद रखिएगा, राजाराम मोहन राय को भारत में राजनीतिक आंदोलनों का जनक, ब्रिटिश अधिकारियों के सम्मुख देशवासियों की समस्याओं को प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति, आधुनिक भारत का पिता राजा अकबर द्वितीय ने इन्हें ये टाइटल दिया था। भविष्य का अग्रदूत, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रणेता, कई सारे इनको भी टाइटल प्राप्त हुए हैं। तो इन्हें पुकारा गया है भारत में राजनीतिक आंदोलनों का जनक। भारत में राजनीतिक आंदोलनों का जनक पुकारा गया है किसे? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को माफ कर, राजाराम मोहन राय को। क्लियर है? राजाराम मोहन राय को पुकारा गया है ब्रिटिश सरकार के सम्मुख ब्रिटिश सरकार के सम्मुख सबसे पहले भारतीयों की मांग को प्रस्तुत करने वाला, भारतीयों की मांग को प्रस्तुत करने वाला, यह भी टाइटल प्राप्त हुआ राजाराम मोहन राय को। आपको राजा
का खिताब दिया गया। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा आपको बोला गया आधुनिक भारत का पिता। याद रखिएगा, आधुनिक भारत का पिता भी पुकारा गया है राजा राम मोहन राय को। भविष्य का अग्रदूत, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु। भविष्य का अग्रदूत बोला गया आपको बोला गया है अतीत एवं भविष्य के मध्य का सेतु, ब्रिज। आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रणेता भी पुकारा गया है। चलिएगा, इंक चेंज करके यहीं पे लिख लेते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रणेता भी राजा राम मोहन राय को पुकारा गया। इनकी भी काफी सारी उपाधियां हमारे सामने आती हैं। इसके बाद आप आइएगा महादेव गोविंद रानाडे। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी एक शख्सियत रहे हैं, महाराष्ट्र से थे। आइएगा महादेव गोविंद रानाडे को देखते हैं। तमाम जितनी प्रमुख उपाधियां हैं वो मैं लूंगा। इसके बाद जो अगला सत्र होगा उसके अंदर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संभवतः यहीं से स्टार्ट कर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके विभिन्न अधिवेशन, उनमें क्या क्या, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, उनके स्थल कहाँ कहाँ पे हुए और वहां प्रमुख निर्णय या उनकी मांग क्या क्या रखी गई। तो अगले जो राष्ट्रवादी नेता हैं वो हैं हमारे सामने महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, इन्हें बोला गया है महाराष्ट्र का सुकरात। इन्हें बोला गया है न्यायमूर्ति। अब यहां पर दो बातें भैया मैं इंपॉर्टेंट है जो बतला दूं, नोट लगा लीजिएगा। बंगाल का सुकरात, बंगाल का सुकरात बोला गया है हेनरी डेरेजियो को। और यदि बात की जाए रानाडे साहब की तो महादेव यानी कि न्यायमूर्ति या महाराष्ट्र के सुकरात महादेव गोविंद रानाडे गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के, राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। तो याद रखिएगा राजनीतिक गुरु। यह भी एक संबंध इनका निकलकर हमारे सामने आता है कि महादेव गोविंद रानाडे जो कि महाराष्ट्र के काफी प्रसिद्ध एक शख्सियत के रूप में हमारे सामने निकलकर आते हैं। हेनरी विवियन डेरेजियो को बोला गया है बंगाल का सुकरात। दो शख्सियत और आती है, मैंने लिख दिया है बंगाल का सुकरात हेनरी विवियन डेरेजियो, महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे। एक आता है सीएफ एंड्रयूज जिसे कहा गया दीन बंधु और चितरंजन दास जिन्हें कहा गया देश बंधु।
दो उपाधियां और देखिएगा। दीनबंधु एवं देशबंधु। दीनबंधु कहा गया है CF एंड्रयूज को, सॉरी, CF एंड्रयूज को। देशबंधु कहा गया है चित्तरंजन दास को। पुनः फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज निकलकर सामने आती है कि चित्तरंजन दास राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। याद रखना, कौन थे आप? राजनीतिक गुरु सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है। आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता बोला गया है। याद रखना इसे। स्वामी दयानंद सरस्वती को। और किसने बोला है? यह इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने बोला है। यहीं पर पुनः एक और महत्वपूर्ण नोट मैं आप लोगों को बतला दूं। डॉक्टर जकारिया ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को आध्यात्मिक बतलाया, राजनीतिक आंदोलन को। भारत का राजनीतिक आंदोलन, याद रखिएगा, भारत का राजनीतिक आंदोलन आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। ये कथन है डॉक्टर जकारिया का। डॉक्टर जकारिया को बोला गया है, डॉक्टर जकारिया ने कहा है कि भारत का जो राजनीतिक आंदोलन है असल में वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को बोला गया है भारतीय क्रांतिकारियों की माता। भारतीय क्रांतिकारियों की माता, याद रखना, भारतीय क्रांतिकारियों की माता बोला गया है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता, दी मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज बोला गया है। कैम्ब्रिज का प्रथम भारतीय रैंगलर, हम लोग देख चुके हैं पिछले सेशंस में, आनंद मोहन बोस। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, भारत में उग्रवाद का जनक अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन शिरोल बाल गंगाधर तिलक। भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय अशांति का जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का निर्माता बाल गंगाधर तिलक। फादर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रवाद के जनक बाल गंगाधर तिलक। उग्रवाद के जनक
बाल गंगाधर तिलक, सोच के देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की ख्याति किस रूप में है। इन्हें भी कई नामों से पुकारा गया है। बाल गंगाधर तिलक आधुनिक भारत का निर्माता, राष्ट्रवाद का जनक, उग्रवाद का जनक, ठीक, लोकमान्य, भारतीय अशांति का जन्मदाता, इसके अनुसार वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक अनरेस्ट इंडिया, और फिर आपको यकीन नहीं होगा कि वैलेंटाइन शिरोल पर मानहानि का मुकदमा किया बाल गंगाधर तिलक ने, और मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए बाल गंगाधर तिलक लंदन तक गए। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज किसको कहा गया है? मैडम भिकाजी कामा। एंड फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भी कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। भारत का प्रथम राजनीतिक कैदी, याद रखिएगा, भारत का प्रथम राजनीतिक कैदी, यह भी बोला गया है बाल गंगाधर तिलक को। इन्हें राष्ट्रवाद का जनक, इन्हें उग्रवाद का जनक, कई सारे टाइटल से पुकारा गया है। कुछ और काफी महत्वपूर्ण तथ्य भी बाल गंगाधर तिलक के बारे में है। भारत का बेताज बादशाह, आइएगा, जबकि अभी आपने देखा भारत का बेताज बादशाह, जबकि आपने देखा कि बॉम्बे का बेताज बादशाह फिरोज शाह मेहता को बोला गया है पुनरुत्थान मूल राष्ट्रवाद के पुरोधा, पुनरुत्थानवादी या पुनरुत्थान मूलक राष्ट्रवाद के पुरोधा भी बाल गंगाधर तिलक को बोला गया है। पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक को बोला गया है। बाल गंगाधर तिलक को पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाने वाला प्रथम नेता भी कहा गया है। प्रथम नेता भी कहा गया, जबकि हम लोग जानते हैं कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्लियर है? और पूर्ण स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी, एवं प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को निर्धारित किया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम परम लक्ष्य के रूप में,
जवाहरलाल नेहरू। कर देता हूं मैं क्लियर ताकि आपके लिए पढ़ना सुविधाजनक रहे। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्लियर। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जिसने स्वराज शब्द का कांग्रेस अध्यक्ष पद से प्रयोग किया, दादा भाई नौरोजी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति घोषित करने वाला या करने वाले प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ये स्वराज जो शब्द हमारे सामने आता है उससे संबंधित काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको मैंने आपके सामने एक साथ रख दिया है। शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय, आइएगा। शेर ए पंजाब बोला गया है लाला लाजपत राय को। गुरुदेव, ये उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी ने दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव, नेताजी भारतीय सिपाहियों के द्वारा जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई महिलाओं की तरफ से गांधी के द्वारा। बारडोली का सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी की उपाधि दी गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस कहा जर्मनी में जो कैदी भारतीय सिपाहियों के द्वारा नेताजी की उपाधि। क्लियर है सर। नेक्स्ट आ जाइए। यहां तक का मैं उम्मीद करता हूं आप आराम से देख लीजिए, लिख लीजिए। सरदार की उपाधि एवं बारदोली का सरदार, याद रखना ये उपाधि दी गई है वल्लभ भाई पटेल को।
वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दी गई है सरदार। सरदार की उपाधि बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसकी सफलता पर। यस। तो बारदोली की जो महिलाएं थी उनकी तरफ से मोहनदास करमचंद गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार दिया, उन्हें फिर बारदोली का सरदार के नाम से भी पुकारा गया है, जो अपने वल्लभ भाई पटेल साहब हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम जिसे राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है, याद रखना, मोहम्मद अली जिन्नाह को कायदे आजम की उपाधि दी गई है। रानी, ये एक छोटी सी कन्या थी जिसे जो नमक सत्याग्रह था उस समय गिरफ्तार किया गया था। नागा कन्या है, गेंडुली के नाम से भी इनका एक नाम हमारे सामने, गेंडुली या गिडालू के नाम से भी एक नाम, इस लगभग शायद 13 वर्ष कन्या रही होगी। फिर जब नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे तब इसको बाद इन्हें रिहा किया गया। सीमांत गांधी खान, बादशाह खान, सीमांत गांधी खान, जंगी सीमांत गांधी खान, बादशाह खान, या हम कहें खान बाबा, ये सब उपाधियां दी गई है अब्दुल गफ्फार खान साहब को, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को बादशाह खान, खान, खान बाबा, सीमांत गांधी, कई नामों से पुकारा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत, स्वाभाविक है, कांग्रेस, एलन अपटन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत एवो ह्यूम, जो कि 1857 के दौरान इटावा का कलेक्टर था और गुर्जरों के आतंक के मारे ये महिलाओं के कपड़े पहनकर भागने वाला भगोड़ा था। इसे साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत भी कहा गया है। वामपंथियों ने सुभाष चंद्र बोस को जयचंद की उपाधि दी है, गजब है साहब। जयचंद बोला है, शर्म आनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जैसी महान शख्सियत को, ये बोलने वाले कौन लोग हैं? ये हैं असली कॉकरोच, लेफ्टिस्ट, जिनको हम वामपंथी भी पुकारते हैं। आत्मसजग क्रांतिकारी नेहरू को कहा गया है। आत्मसजग क्रांतिकारी, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू को बोला गया है। असल में जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या कहा जाता था कि ये मस्तिष्क से वामपंथी है, दिल से गांधीवादी है। मस्तिष्क से वामपंथी, दिल से गांधीवादी, ये कहा गया है जवाहर लाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को, कि दिमाग से वामपंथी है, मस्तिष्क से, दिल से गांधीवादी है। गांधी का 5वां पुत्र, गुलाम नंबर
4 ये उपाधियां हैं सेठ जमनालाल बजाज की। गांधी का 5वां पुत्र एवं क्या है और अरे गुलाम नंबर 4, राइट। गांधी का 5वां पुत्र एवं गुलाम नंबर 4 सीकर के काशिकाबाद नामक गांव में जन्मे सेठ जमनालाल बजाज। यदि ये व्यक्ति नहीं होते तो शायद गांधी के आगे महात्मा नामक शब्द कभी नहीं जुड़ पाता। याद रखना। गुलाम नंबर 4 इसलिए बोला क्योंकि इनका ये कहना है कि पहले नंबर का जो गुलाम है वो है भारत, दूसरे नंबर के जो गुलाम है वो हैं देशी रियासतें, चौथे नंबर का गुलाम है सीकर, तीसरे नंबर का, चौथा तो भाई साहब मैं खुद हूं। ये तमाम महत्वपूर्ण उपाधियां मैंने इस सत्र में आपके सामने रखी हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय काफी लंबा पोर्शन है क्योंकि इसमें अभी कांग्रेस पूरा बाकी है, कांग्रेस के पूरे अधिवेशन बाकी हैं। और मैं चूंकि घास काट कर चलने वाला टीचर नहीं हूं, तो आज के सत्र में तमाम उपाधियां मैंने पूरी कर दी है। अब कुछ प्रमुख कथन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर विशद चर्चा, चाहे आप स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हो इतिहास की, या आप यदि ऑप्शनल सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपने ये पढ़ लिया, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ये था इस सत्र में अभी तक का। इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक के लिए नमस्कार।